अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का सुबह 9 बजे की क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी मेंस की इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। मेंस लिखते समय अगर हमसे प्रादेशिक विभाजन पूछा जाए तो वास्तव में विभाजन करना तो बहुत आसान है। अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, हिमालय के इस डायग्राम को 4 लाइन से डिवाइड कर देना है। वो 4 लाइनें और कुछ नहीं है, नदियां हैं, जिसमें सबसे पश्चिम में सिंधु, उसके बाद जो लाइन खींचूंगा वो सतलज, फिर एक लाइन खींच दूंगा तो उसका नाम काली हो जाएगा, फिर एक लाइन खींच दूंगा तो उसका नाम तिस्ता हो जाएगा, एक और लाइन खींच दूंगा तो उसका नाम दिहांग हो जाएगा, और हो गया हमारा प्रादेशिक विभाजन। तो विभाजन करना तो बड़ा ही आसान है, पर सर अगर प्रादेशिक विभाजन को लिखने के लिए आए, क्योंकि जब आप डिवीजन करोगे तो हर एक डिवीजन का कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर उसका कोई नाम है तो उनके कुछ फीचर्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी। तो क्या सर उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा या उसका कोई कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों ने हिमालय का भौतिक विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर उनका क्लियर है, तो उन्हें प्रादेशिक विभाजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस क्लास में उन बच्चों का मैं छोटा सा टेस्ट लूंगा, उसके बाद हमारी क्लास आगे जाएगी जिन्होंने मुझसे भौतिक विभाजन पढ़ लिया है। और जिन बच्चों का आज नया क्लास है उनको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि ये जो मैंने नीले रंग से लंबा स्ट्रक्चर बनाया है ये महान हिमालय है। उसके नीचे ये जो 3 टुकड़े मैंने बनाए हैं 4, इसका नाम लघु हिमालय है। और ये जो फिर जो मैंने एक लाइन खींची है शिवालिक हिमालय है। और इसके ऊपर ये जो मैंने है ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के 4 टुकड़े होते हैं, जिसमें से एक तिब्बत में गया, उसको मैं यहाँ शो नहीं किया क्योंकि मैं प्रादेशिक विभाजन केवल और केवल भारत के संदर्भ में कर रहा हूँ। अब ऐसी कंडीशन में ये जो तुमको डार्क दिख रहा है काले रंग का, यह ट्रांस हिमालय की वह श्रेणी है जो उत्पत्ति के आधार पर तो ट्रांस हिमालय की है, पर संरचना के आधार पर इसको महान हिमालय में शामिल कर लिया जाता है। जो ये तुमको त्रिभुज दिख रहा है यह वास्तव में एक चोटी है और यहाँ से हिमालय मुड़ चुका था, जिसे हम सेंटेक्सियल बेंड के नाम से जानते हैं। हिमालय में 2 सेंटेक्सियल बेंड होंगे, एक पश्चिम में होगा और एक पूरब में भी एक चोटी होगी। यहाँ पे भी एक सेंटेक्सियल बेंड है, इसलिए चोटी का निर्माण हुआ है। इसका भी कुछ नाम हमको बताना होगा। तो शुरू करते हैं। आपको अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है और मुझे बताओ कि वास्तव में आपको सीख भी रहे हो या केवल और केवल हमारा और अपना दोनों लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहले नंबर पर चोटी, उस चोटी का नाम क्या होना चाहिए जो जास्कर पर दिख रही है हमको? सर उसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सी चोटी है वो? नंगा पर्वत। यानी सबसे पश्चिम अगर पूछा जाए महान हिमालय की सबसे पश्चिमतम चोटी का नाम बताओ तो उत्तर क्लियर हो गया, यह नंगा पर्वत है। पर यह महान हिमालय में तो है, पर किस श्रेणी के अंतर्गत आई? तो दूसरे नंबर श्रेणी का नाम बोलो जल्दी से। तो वास्तव में यह श्रेणी कौन सी है? हमारी जास्कर श्रेणी है। अब जास्कर श्रेणी के बारे में हम आपको कल सिखा के गए थे कि जास्कर श्रेणी वास्तव में ट्रांस हिमालय का अंग है और यह ट्रांस हिमालय की एकमात्र ऐसी श्रेणी है जिसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी प्राप्त होता है। और जबकि जबकि कैलाश ट्रांस हिमालय की एकमात्र ऐसी श्रेणी है जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, वह पूरी तरह से हमको मिलती है तिब्बत में। और जो तिब्बत में मिलती है उसका नाम है कैलाश रेंज या कैलाश श्रेणी, और यह लद्दाख श्रेणी का विस्तार मानी जाती है। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं। तो आपको मालूम है कि ये तो लघु हिमालय है और लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर तीसरे नंबर पर लघु हिमालय को मैं जम्मू कश्मीर में छोड़ दूं तो तुम्हें उत्तर सीधे से दिखेगा कि सर लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब जो तीसरे नंबर पर मैंने बनाई है वो वास्तव में पीर पंजाल श्रेणी है। चौथे नंबर का उत्तर आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर के बाद ये चौथा नंबर कहां पर दिख रहा है? तो बोलोगे सर ये तो हिमाचल प्रदेश है। और हिमालय कौन सा है? बोलोगे सर लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें राज्य मिलता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लघु हिमालय को 2 नामों से जानते हैं। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि इस 5 नंबर को मैं 2 टुकड़ों में बांट दूं। तो ये जो पश्चिम वाला इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय, सॉरी गढ़वाल हिमालय, और जो पूर्वी वाला इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। इन्हीं को हम क्षेत्रीय भाषा में
मसूरी की श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो इसका मतलब ये हुआ 5 नंबर पर आप उत्तर लिख सकते हो, पश्चिमी वाला हिस्सा गढ़वाल और पूर्वी वाला हिस्सा कुमायूं का हिमालय कहलाता है। चलिए अब छठवें नंबर पर देखो, ये छठवां नंबर नेपाल में पहुंच गया है। और देखो मेरे मैप को जरा देखिए, तो मैंने नेपाल में पहुंचने के बाद इसको मान हिमालय में संलग्न करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये जो नेपाल में पहुंचा है ये कहीं आगे तुमको जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब सबसे अगर छोटी इन तीनों में श्रेणी कोई है तो वो कौन सी है? मध्य हिमालय। पर सबसे ज्यादा चौड़ी अगर कोई है तो भी कौन है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की चौड़ाई इन दोनों हिमालयों की अपेक्षा ज्यादा है, लंबाई अपेक्षाकृत कम है। नेपाल खत्म होती है, खत्म होने लगती है और बाद में महान हिमालय से आके संलग्न हो जाती है। तो जब तक ये नेपाल है में है, जिसका मैंने नाम रखा था लघु हिमालय, तो नेपाल में इसे किस नाम से जानते हो? तो उत्तर में आप लोग क्या लिखोगे? महाभारत श्रेणी। क्या लिखेंगे आप लोग? महाभारत श्रेणी। चलिए 7 नंबर पे आते हैं आप लोग। तो जिन बच्चों को क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर थे भौतिक विभाजन में, वो ये समझ गए होंगे कि सर जो आपने ये बनाया है ये वास्तव में शिवालिक का हिमालय है। और शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश शुरू होने तक एक निरंतर श्रृंखला के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो यह टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लेकिन निरंतरता के बावजूद भी शिवालिक हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे अगर इस 7 नंबर का टुकड़ा मैं लेता हूं तो यह पंजाब राज्य मान लिया जाए, तो पंजाब राज्य में शिवालिक हिमालय को तिराना श्रेणी के नाम से बुलाया जाता है। अगर इस 8 नंबर वाले को हिमाचल प्रदेश मान लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक को उसी के नाम यानी शिवालिक के नाम से ही बुलाया जाता है। अगर ये 9 नंबर वाले को उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा मान लिया जाए, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ करता था, तो इसका मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी सीमा की बात मैं कर रहा हूं, सहारनपुर के ऊपर वाला हिस्सा, तो वहां पर इसको नाम दिया था दुधवा। आप मेरे क्वेश्चन को क्लियर करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिमालय उत्तर प्रदेश में है, मैं ये कह रहा हूं हिमालय उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा के पास से गुजरा है, जो उत्तराखंड का हिस्सा है, तो वहां पे इसको दुधवा श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर करना, उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है, लेकिन हिमालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हिमालय की सीमा गुजरती है पहाड़ियों के रूप में, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट इसको उत्तर में नकार देते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में आप टिक लगा के आ जाइए। चलिए ये 10 नंबर आपको दिख रहा है। अब ये पहुंच गया नेपाल वाले एरिया में। तो शिवालिक हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया। क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब सर 11 नंबर क्या है? तो मैंने कहा 11 नंबर तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया शिवालिक हिमालय। तो 11 नंबर को कहते हैं डफला, यानी कि डफला वास्तव में शिवालिक हिमालय है। और जो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय पहुंचता है तो उसका एक टुकड़ा डफला कहलाता है। 12 नंबर अगला टुकड़ा डफला के बाद मेरी, 13 कहलाता है अबोर और 14 कहलाता है मिसमी। यानी डफला, मिरी, अबोर, मिसमी शिवालिक हिमालय का एक्सटेंड है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद हम जब जाते हैं तो अब हमें मिलता है 15 नंबर। 15 नंबर वास्तव में एक चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, और यह है महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो नाम बोलो इसका, नामचा बरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। तो ये मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया कि सर अब आप अगर इनमें से किसी भी मैप के या डायग्राम के ऊपर उंगली रखोगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अब प्रश्न क्या उठता है वो समझते हैं कि सर इसका प्रादेशिक विभाजन कैसे करना है। ये तो समझ में आ गया जो आपने मुझे समझाया, इसका यूज कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब सर प्रादेशिक विभाजन कैसे हुआ, किसने किया, इसका कुछ आधार है या एवं आधार है? पहला नाम आता है सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ सर ने क्या किया कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। तो कल को अगर प्रश्न पूछा जाए कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कीजिए, तो इसका मतलब वो आपसे प्रादेशिक विभाजन पूछ रहा है। और यदि प्रश्न में नदियों के आधार शब्द जुड़ जाए तो उसमें सिडनी बुराड़ का नाम कंपलसरी है आना।
तो सर क्या सिडनी बुराड़ के अलावा भी कोई ऐसे वैज्ञानिक या विद्वान रहे या ज्योग्राफिस्ट रहे जिन्होंने इसके बारे में बात की? जी हाँ, भारत के ही हैं दोनों, SP चटर्जी। इन्होंने हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया। इसके अलावा थे RL सिंह। इन्होंने भी हिमालय को जो भागों में डिवाइड किया था वो चटर्जी की भांति किया था, पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया था उसमें। तो 3 नाम आते हैं प्रादेशिक विभाजन को लेके। पहला सिडनी बुराड़, दूसरा SP चटर्जी, तीसरा RL सिंह। RL सिंह और SP चटर्जी का कॉन्सेप्ट हमको मेंस में लिख के नहीं आना है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम केवल और केवल सिडनी बुराड़ के बारे में ही लिख के आएंगे। और सिडनी बुराड़ ने कैसे किया था उसको जरा समझते हैं हम लोग। उन्होंने क्या कहा कि बच्चों से ये पूछना कि आपको श्योक नदी के बारे में कुछ याद है या भूल गए हो। तो बच्चों ने कहा कि सर मुझे बिल्कुल याद है कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर जो नदी गुजरती है उसे हम लोगों ने श्योक नदी कहा था, और हम लोगों ने पिछली क्लास में सर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। श्योक नदी को लद्दाख का श्योक कहते हैं और तिब्बत में से यारकांडी नदी के नाम से जानते हैं। इसे मृत्यु की नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु की नदी श्योक को कहते हैं, जबकि खून की नदी लोहित को कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक बनेगी बाद में अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद। तो श्योक नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती हुई दिख रही है? काराकोरम और लद्दाख। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस हिमालय संबंधित है? तो ट्रांस हिमालय। जबकि सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो वास्तव में जास्कर और लद्दाख के बीच से है। अब ये अगर मैं सिंधु नदी मान लूं आपको समझाने के लिए, तो वास्तव में आप देखिए ये है महान हिमालय, इसके ऊपर है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है? सिंधु नदी। पिछली क्लास याद करो, ये वास्तव में कौन सी घाटी है? ITSZ। तो पश्चिम में कौन सी नदी जाएगी? सिंधु। तो पूरब में उत्तर लिख के बताओ जल्दी, पूरब में कौन सी जा रही होगी? चलिए अब मुझे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सिंधु नदी हल्का सा उत्तर जाती है और थोड़ा सा लद्दाख की श्रेणी को काटेगी, कौन सी नदी? सिंधु। और लद्दाख की श्रेणी को जब काट रही होती है तो ऊपर से श्योक नदी आके इसकी सहायक बन जाएगी। तो ये नदी का नाम क्या है? श्योक। श्योक नदी सिंधु की सहायक बनती है दाईं ओर से या बाईं ओर से? मैप देख के जल्दी से कमेंट करके बताओ, दाईं ओर से मिल रही है या बाईं ओर से? और उसके बाद ये सिंधु नदी यहाँ पर इस नंगा पर्वत के पास से होकर गुजरती है और यहाँ पे एक दर्रे का निर्माण करती है। उस दर्रे का यानी गॉर्ज का निर्माण करती है, उसका नाम है बुंजी गॉर्ज। क्या नाम है उसका? बुंजी गॉर्ज। उत्तर ये समझ में आया कि बुंजी गॉर्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो उत्तर आया बुंजी गॉर्ज सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। किस श्रेणी को काट के बनाया जाता है? तो उत्तर आया जास्कर श्रेणी को काट के बनाया जाता है। अब बताइए क्या सिंधु नदी ट्रांस हिमालय को काट रही है? जी सर, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय को काट रही है। अब एक और चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे ये बोलूं कि जो लद्दाख है यहीं पर भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर है लद्दाख श्रेणी में। इसी लद्दाख श्रेणी में अक्साई चीन ग्लेशियर है। ये सब बातें सर आप क्यों हमें यहां पर अभी फिर से बता रहे हो? क्योंकि जब हम प्रादेशिक विभाजन बेटा करेंगे तो इन्हीं फैक्टों को आपको वापस से लिखना पड़ेगा। तो लद्दाख श्रेणी में भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर है। अक्साई चीन ग्लेशियर का संबंध लद्दाख श्रेणी से है। ये जो काराकोरम दिख रहा है, काराकोरम में जो ग्लेशियर अवस्थित है उसका नाम था सियाचिन, और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि सियाचिन के अलावा काराकोरम में अगर हम पश्चिम से पूरब जाते हैं तो हिस पर बियाफो, बाल्तोर और सियाचिन 4 बड़े ग्लेशियर प्राप्त होंगे। अब हम जब इधर जाते हैं तो वास्तव में सियाचिन को थर्ड पोल ऑफ इंडिया से बोल दिया जाता है, क्योंकि ये गैर ध्रुवीय एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। और मैंने बोला था यह हुंजा नदी की सहायक नुब्रा नदी की घाटी में स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध इसी ग्लेशियर से है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोगों को याद हो तो मालूम चलेगा सर, K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और जबकि गसेर ब्रह्म प्रथम को गुप्त चोटी के नाम से जानते हैं, उसका संबंध भी काराकोरम से है। काराकोरम के बारे में हमने ये भी सीखा था कि इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो K2 है इसे तिब्बत में
तिब्बत में क्या कहते हैं, कौगीर, कौगीर के नाम से जाना जाता है। ये सब चीजें आप अभी मेंस में कैसे अप्लाई कर दोगे वो देखते ही देखते आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा और नीचे आए तो जब हम ये नदी निकाल रहे हैं तो ये वास्तव में कौन सी नदी है हमारी, सिंधु नदी। तो ये डिजाइन हो गया सिंधु, ये डिजाइन कौन सा हो गया हमारा, सिंधु। अब आते हैं यहां पर जास्कर के पास एक दर्रा था जिसे हम कहते हैं सिपकिला दर्रा। जास्कर श्रेणी में बृहद हिमालय में एक दर्रा था सिपकिला। अगर कोई पूछ दे कि सिपकिला दर्रा वास्तव में किस श्रेणी संबंधित है तो उत्तर लिख के आना जास्कर। किस राज्य में है तो लिखना हिमाचल प्रदेश। इस सिपकिला की विशेषता क्या है तो बोलोगे यह सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। यानी सतलज नदी तिब्बत से जब जन्म लेती है और जब वह भारत की ओर बढ़ती है तो वह किस दर्रे से होकर भारत में इंटर करती है तो उत्तर आएगा आपका सिपकिला दर्रा। अब जैसे ही ये सिपकिले दर्रे से इंटर करेगी यहां से, तो इस सिपकिले दर्रे से इंटर करने के बाद इस नदी के द्वारा कुछ इस प्रकार का विभाजन किया जाएगा। अब देखो इस विभाजन को आप जरा ध्यान से, हमको ये मालूम है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां कैलाश श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांस हिमालयी नदियां कहा जाता है। ट्रांस को हिंदी में कहते हैं परा, तो परा हिमालयी नदियां तीन हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर सर आप इस प्रकार का डिवीजन कर रहे हो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सिंधु नदी है और ये वाली सतलज नदी है। तो सिंधु से लेके सतलज तक ये जो हिमालय आप डिवीजन कर रहे हो उत्तर से दक्षिण, ये जो चीजें आ रही है इसमें क्या क्या आ रहा है, नंबर 7 तिराना, नंबर 8 पे क्या है जल्दी से बताओ मुझे, नंबर 8 पे शिवालिक, नंबर 3 पे क्या है पीर पंजाल, नंबर 4 पे क्या है धौलाधर, ये क्या है जास्कर, ये क्या है काराकोरम, ये क्या है लद्दाख। तो ये सब श्रेणियां किस में आ रही हैं, चूंकि चूंकि इसका संबंध पंजाब से है इसीलिए इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। चूंकि यह इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में भी है इसीलिए इसे जम्मू कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। चूंकि इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी है इसीलिए इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अब सर समझ में आया कि आप कहना क्या चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई कहे कि पंजाब हिमालय क्या है तो बोलोगे आप कि सर पंजाब हिमालय का मतलब सर सिंधु से लेकर सतलज तक जितनी भी हिमालय की श्रेणियां इसमें शामिल हो गई उनको संयुक्त रूप से पंजाब हिमालय कहा जाएगा। वास्तव में ये जो दूरी है यह लगभग 560 किलोमीटर है। अब मैंने कहा कि पंजाब हिमालय के बारे में टिप्पणी करो 5 नंबर में, तो कैसे बच्चा लिखेगा। सिडनी पुराण के अनुसार सिंधु से लेके सतलज तक लगभग 560 किलोमीटर लंबा पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, तिराना एवं शिवालिक श्रेणियों को शामिल किया जाता है। सियाचिन इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर है जबकि अक्साई चीन लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसी हिमालय में श्योक नदी बहती है तथा भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर भी का संबंध भी इसी हिमालय से है। हम लोग अगर देखें तो समझ में आ रहा है कि सर वास्तव में प्रादेशिक हिमालय लिखना कितना आसान है। शर्त यह है कि हमें भौतिक विभाजन याद होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि हमें वो याद ही नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो सिर्फ माहौल क्रिएट करना है, दिखावा करना है। करो रे दिखावा, बनो। अधिकारी बनने वाला बहुत शांत मेहनत करता है ना। अच्छे से मेहनत करो, संगत अच्छी रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, है ना। सफलता तो अपने आप, अब बोलते हैं ना कोई मूवी बोलती है कि अब झक मार के पीछे आएगी, क्यों नहीं आएगी, सब बनोगे, मेहनत करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं।
सर ये तो समझ में आ गया कि पंजाब हिमालय क्या है। सर और कुछ इसमें लिखना है? मैंने कहा सुन लो रे एक बार। ये जो तुमको जास्कर दिख रहा है ना, तो जास्कर के बाद ये है पीर पंजाल। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में एक हमने घाटी पड़ी थी, याद करो कुछ। तो बोलोगे सर याद आया, कश्मीर घाटी। तो इसका मतलब सर अगर मेरे पास शब्द सीमा पर्याप्त और बच रही है, शब्द सीमा पूरी हो जाए तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। अगर सर और मुझे फेंका पाकी करनी है तो सर तो बोल दोगे कश्मीर घाटी का संबंध भी किससे है? पंजाब हिमालय से। कश्मीर घाटी किसका उदाहरण है? ग्रीवा खंड का उदाहरण है। अब कोई पूछे कश्मीर घाटी किसका उदाहरण है, तो बोलोगे ग्रीवा खंड का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा जाए कश्मीर घाटी अनुप्रस्थ घाटी है या अनुदैर्घ्य घाटी है, तो उत्तर देना अनुप्रस्थ घाटी है। कमाल की बात यह है कि जो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जितनी घाटियां पढ़ाऊंगा सब में लिखना अनुप्रस्थ घाटी। तो कांगड़ा घाटी अनुप्रस्थ घाटी, कुल्लू घाटी अनुप्रस्थ घाटी, लाहौल स्पीति घाटी अनुप्रस्थ घाटी, पुलों की घाटी अनुप्रस्थ घाटी, काठमांडू घाटी अनुप्रस्थ घाटी। इसमें कहीं न कहीं अनुदैर्घ्य घाटी के भी गुण मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः इनका जो अधिकांश भाग है वो इस श्रेणी में आ जाता है, स्ट्राइक के रूप में परपेंडिकुलर हो जाते हैं ये। अच्छा सर एक और बात बताओ, ये जो तुमको पीर पंजाल और जास्कर दिख रहा है ना, इसी घाटी के आसपास जो झेलम नदी बह रही होगी, डल झील, बूलर झील इत्यादि, तो झेलम नदी और अन्य नदियों के द्वारा जो झीलों का निर्माण हुआ, उन झीलों के अवसाद से एक मिट्टी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी का संबंध कश्मीर घाटी के उत्तरी भाग से है। यह वास्तव में जास्कर की ढलानी क्षेत्रों में 1500 मीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होती है, जो पीर पंजाल के क्षेत्रों में भी प्राप्त होगी। तो करेवा मिट्टी अगर कहीं मेंस में या प्री में पूछ दे कि संबंध किस फसल से है या क्या उगाया जाता है, तो केसर की खेती संबंध है करेवा मिट्टी का। किस हिमालय संबंधित है, तो पंजाब हिमालय संबंधित है। किन श्रेणियों के बीच में पाई जाएगी, तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में पाई जाएगी। अब कमाल की बात यह है कि अगर ये मिट्टी है तो यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी होंगे कश्मीर घाटी के आसपास। तो इन दो श्रेणियों के बीच में जो घास के मैदान प्राप्त होते हैं, किन दो श्रेणियों के बीच में भाई, तो बोलोगे सर जास्कर और पीर पंजाल, उन्हें गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? वास्तव में घास के मैदान है। किस घाटी के आसपास मिलते हैं? कश्मीर घाटी के आसपास मिलते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में मिलते हैं? तो बोलोगे सर समझ में आया कि जास्कर और पीर पंजाल के बीच में प्राप्त होंगे। तो मेरे को ये क्लियर है कि करेवास क्या है मालूम चल गया, गुलमर्ग सोनमर्ग क्या है मालूम चल गया, ग्रीवा क्या है, ग्रीवा खंड क्या है, कश्मीर घाटी क्या है, हमने थोड़े से फैक्ट इसमें जोड़ लिए। अब हम इधर आते हैं, ये भी तो भाई किसका हिमालय है? पंजाब हिमालय का। तो ये धौलाधर 4 नंबर याद रखो, देखो अभी लिखवाया है, और धौलाधर ये है ऊपर। तो यहाँ पे दो घाटियां हुआ करती थी, याद है? पश्चिम में कुल्लू घाटी, पूरब में कांगड़ा घाटी। कुल्लू ट्रांसवर्स घाटी है, कांगड़ा स्ट्राइक घाटी है, जो मैंने कल डिस्कस किया था। लाहौल स्पीति घाटी का संबंध भी इसी के आसपास से है। उत्तम क्वालिटी के सेब उगाए जाते हैं लाहौल स्पीति घाटी में। इसके अलावा सर यहीं पर मुझे बताओ कि क्या इसमें और फैक्ट लिखे जा सकते हैं। तो मैंने कहा लिखने के लिए अगर आए तो फिर पीर पंजाल के बेटा दर्रे लिख डालना, जास्कर के भी दर्रे लिख डालना। जास्कर में हम लोगों ने कितने दर्रे पढ़े थे? तो जम्मू कश्मीर में 2 थे, बुर्जिल और जोजिला, और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला और बारालाचा। वहीं पीर पंजाल में हमें मालूम है बिदिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, गोपालगढ़ दर्रा, बनिहाल दर्रा। जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से निकलती है। ये भी इसमें फैक्ट डाला जा सकता है। तो कुल मिला के हमें यह समझ में आया कि पंजाब हिमालय लिखते समय भौतिक विभाजन ही लिख के आना है, पर उसमें क्या क्या शामिल होगा वो हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधि बुराड़ ने अगला जो विभाजन किया है वो किया है काली नदी से। काली नदी लिपुलेख दर्रे के आसपास से निकलती है, जिसे भारत में शारदा के नाम से जानते हैं। बाद में यह घाघरा बनती है और सरयू नदी के किनारे जो हमारा अयोध्या है वो इसी नदी संबंधित है। अगर कोई पूछता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना, और गंगा की सबसे बड़ी का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, आयतन की दृष्टि से, तो घाघरा। कैसे होगा वो हम नदी तंत्र में समझेंगे। तो अगर मैं इसको काली नदी मान लूं और ये वाली सतलज मान लूं, तो एक बात तो क्लियर है कि सतलज से काली की कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो मैंने मान ली 320 किलोमीटर। ये लगभग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप बेसिन के किनारे से मापोगे तो दूरी अलग होगी, सेंटर से मापोगे तो दूरी अलग होगी, इसलिए लगभग मानता हूं। किताबों में बहस में नहीं पढ़ना है, आप मेंस में लिख के आएंगे तो गलत नहीं मानेंगे। इसके अलावा सर तो इसका नाम क्या रखा जाए? तो इसका नाम रख दिया कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय।
अब इसमें तुमने क्या क्या शामिल किया सर, अब समझ में आ रहा है मुझे। पहले ग्रेट हिमालय शामिल है, देखो रे सर शामिल है। पूरा ये नाग टिब्बा मसूरी रेंज शामिल है सर, शामिल है। ये दुधवा रेंज शामिल है जी सर, शामिल है। तो इसके फैक्ट उठा के डाल देंगे। जैसे यहाँ घाटी हुआ करती थी, देखो इन दोनों के बीच में नाम बताओ जल्दी से घाटी का, तो बोलोगे सर फूलों की घाटी, मुझे याद आ रहा है। फिर आप बोलोगे सर उत्तराखंड में धौल, ये जो तुम्हारा कुमायूं है और ग्रेट हिमालय के बीच में घास के मैदान है, उनके भी कुछ नाम होंगे। मैंने कहा बिल्कुल। अगर पीर पंजाल और जास्कर के बीच में घास के मैदान जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग कहलाते हैं, तो ऐसे ही घास के मैदान उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहलाते हैं। बुग्याल या पयार क्या है? उत्तराखंड में घास के मैदान है भाई। अब नीचे आते हैं तो नीचे कौन सी श्रेणी होगी? दुधवा श्रेणी। अब आपको बताना है कि ये जो तुम्हारा जो उत्तराखंड में धौला ये वाला श्रेणी है ना, कुमायूं वाला, इसकी चोटियों के बारे में बात कर दो। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गंगोत्री, बंदरपूंछ, मिलाम इत्यादि ग्लेशियर पाए जाते हैं। गंगा, जमुना इत्यादि नदियों का उद्गम स्रोत है। बहुत ही बड़े फ्यूज हो गए तो भले ही उस उत्तर को ना लिख पाओ, तो इसका मतलब जिसने मुझसे भौतिक वाला क्लास किया होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर लेगा। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला हिस्सा। ये नदी है, इसको कहते हैं तिस्ता नदी। यह तिस्ता नदी ऊपर से सिक्किम से होते हुए आएगी और ये बाद में जाके ब्रह्मपुत्र की सहायक बनेगी दाईं ओर से। अब इस तिस्ता नदी को जब हम देखते हैं तो यहां से लेकर और तिस्ता नदी तक ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। यानी सबसे लंबा अगर हिमालय का विभाजन हुआ है तो वो काली से लेकर तिस्ता तक। चूंकि इसका पूर्णतः निवास स्थान कहाँ है? नेपाल में, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेपाल हिमालय। अच्छा, कुमायूं हिमालय पूरी तरह से कहाँ है? लगभग उत्तराखंड में। पंजाब हिमालय कितने राज्य में? 3 राज्य में। कुमायूं हिमालय 1 राज्य में मोस्टली। नेपाल हिमालय मोस्टली उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? अरे भाई क्लियर है भाई कि ये है तुम्हारी महाभारत श्रेणी। तो बीच में होगी काठमांडू घाटी, विराटनगर, महेंद्र नगर, वीरेंद्र नगर। काठमांडू खुद इसकी राजधानी इससे संबंधित है। दुनिया की सबसे ज्यादा अगर ऊंची चोटियां कहीं पाई जाएंगी तो बोलोगे सर समझ में आ रहा है कि नेपाल हिमालय से ही संबंधित होंगी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। तो जो इसकी विशेषता है पिछली वाली वो यहाँ पे अप्लाई करके देखो आप लोग। और भी बहुत कुछ यहाँ पे लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि दक्षिणी ढाल अधिक स्टीप है, इसलिए यहाँ पे सॉइल स्टेबल नहीं हो पाता है, तो फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन ज्यादा है। उत्तरी ढाल जेंटल ढाल है, इस प्रकार से चढ़ाई उत्तर से अच्छी रहती है, इसलिए लोग नेपाल से चढ़ने जाते हैं। ये बच्चे वो कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं जिन्हें ज्योग्राफी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आप अपनी तरफ से भी इनपुट डालने की कोशिश करना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारी यहाँ पे एक दिहांग नदी है। दिहांग क्या है? यह तिब्बत से निकलती है, कैलाश से। तो जब निकलती है तो इसका नाम है सांगपो। वास्तव में इसका नाम है यारलुंग जंगपो। फिर इसका नाम पड़ता है सांगपो, फिर नाम पड़ता है दिहांग, फिर वहां से बनती है ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से इसके कई सारे नाम बदलते हैं। तो दिहांग का मतलब ब्रह्मपुत्र, लेकिन अभी ये भारत में प्रवेश करने से पहले इसका नाम क्या है? अभी दिहांग। इसके द्वारा एक गॉर्ज बनाया जाता है सिंटेक्स के पास। मालूम नहीं मड़ा हुआ भाग सिंटेक्स है। उस गॉर्ज को कहते हैं कोरबा गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज, और इस चोटी को कहते हैं हम लोग नामचा बरवा। तो यहां से लेके यानी कि तिस्ता से लेके दिहांग तक 720 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, वो यहाँ पे आके फैला हुआ है। इसमें इसके कई सारे नाम होते हैं। सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं, असम हिमालय भी बोलते हैं। तो इसमें सिक्किम राज्य भी आता है, असम राज्य भी आता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य भी आता है। विशेषताएं क्या है यहाँ पे? यांग आप दर्रा, बोमडीला दर्रा, डफला मिरी, अबोर मिसमी, तवांग घाटी, नामचा बरवा चोटी, दिहांग गौर, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वास्तव में अगर हम लोगों ने मोटा मोटा देखा तो एक है पंजाब हिमालय, एक है कुमायूं हिमालय, एक है नेपाल हिमालय, एक है सिक्किम हिमालय, दूसरा नाम असम हिमालय। सबसे लंबा कौन सा? नेपाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद पंजाब, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। पर आप ध्यान रखना, अगर पूछा जाए पंजाब और कुमायूं में किसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो हमको मालूम है कि पश्चिम में थोड़ी ऊंचाई कम है, बीच में ज्यादा, फिर पूर्व में कम है। तो कुमायूं और नेपाल हिमालय सबसे ऊंचे हैं, और पंजाब फिर, और लास्ट में सबसे नीचे कौन है तुम्हारा? सिक्किम वाला। तो लेकिन कुमायूं और पंजाब में कौन ऊंचा है? तो कुमायूं। कुमायूं और नेपाल में कौन ऊंचा है? तो नेपाल। ये ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही जब वो आप नीचे आए थे तो दून घाटियां मिलती हैं। दून क्या होती है सर? ये दून का क्या कॉन्सेप्ट है?
अरे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जब नदियां उतर रही थीं तो बड़े बड़े बोल्डर अवसाद के कारण नदियों के भराव से झीलों का निर्माण हुआ, और उन झीलों के निर्माण से जब नदियों ने मेंढर तोड़ दिया तो झीलों का अवसान हो गया, और वहां पे जो अवशेष बचे, डेब्रिस बचा, अवसाद बचा, उनसे दून्स का निर्माण हुआ। तो पश्चिम में कहलाता है दून और पूर्व में कहलाता है द्वार। इसलिए पश्चिम में क्या हो गया, देहरादून, पाटली दून, पूर्व में हो गया हरिद्वार। तो दूर ये घाटियां हैं जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच से संबंधित हैं। वो हम लोग इस कुमायूं हिमालय में भी शामिल कर सकते हैं। उनको कुमायूं हिमालय में शामिल करना है, दून और द्वार इस वाले पार्ट में, यहाँ पर जहाँ दुदुवा श्रेणी है। तो ये इस प्रकार से मोटा मोटा जो हमारा संबंध है वो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से है। ठीक है, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, हो सके तो लोगों की मदद करें, अच्छा खाएं, अच्छा विचार करें, अच्छा पढ़ें, सफल हों और लोगों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।